ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 731 क्रोध और नस्लीय कौशल रीपर का क्रोध, भाग 2। डार्क फॉरेस्ट को 3 भागों में विभाजित किया गया है: बाहरी क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। लगभग 3 मिलियन मील के क्षेत्र को कवर करते हुए डार्क फॉरेस्ट का क्षेत्र दुर्लभ खजानों और संसाधनों से भरा हुआ है। हालांकि इन खजानों और संसाधनों के साथ साथ इसके अंदर कई खतरे भी हैं। आप जंगल में जितना अंदर जाएंगे यह उतना ही खतरनाक होता जाएगा। डार्क फॉरेस्ट के शासक को एक राक्षस कहा जाता है जो विश्व क्षेत्र का विशेषज्ञ है। इस राक्षस की वजह से ही यूटोपिया की अन्य ताकतें डार्क फॉरेस्ट को एक तटस्थ क्षेत्र रहने देती हैं जहां कोई भी प्रवेश कर सकता है। अन्यथा डार्क फॉरेस्ट में संसाधनों की प्रचुरता के साथ कई शीर्ष ताकतें इसे जीतने के लिए पहले ही युद्ध शुरू कर चुकी होती। ड्रार्ड्स की छिपी हुई दुनिया डार्क फॉरेस्ट के मध्य क्षेत्र में स्थित है। डार्क फॉरेस्ट के शासक द्वारा मारे जाने के डर से अधिकांश लोग जंगल के मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप पिछले हजारों सालों से कोई भी अपनी छिपी हुई दुनिया को नहीं खोज पाया है। इस समय डार्क फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक गुफा में एक सफेद रोशनी चमकी और वहां 2 सुंदर दिखने वाले कल्पित बौने दिखाई दिए। एक भूरे रंग की चमड़ी वाला कल्पित बौना था जिसके कंधे तक लंबे बाल थे जो प्रकृति की आभा से ढका हुआ था। दूसरी ओर दूसरा एक गोरी चमड़ी वाला कल्पित बौना था जो प्रकृति की आभा के बजाय एक राक्षसी आभा उत्सर्जित कर रहा था। तो अब हम डार्क फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्र में हैं, इवान ने अपने चारों ओर देखते हुए पूछा। देवदार, जिसने एक कलाकृति का उपयोग करके अपना रूप बदल लिया था, ने अपना सिर हिलाया और गुफा से बाहर की ओर चल दिया। इवान देवदार के पीछे पीछे गया और जल्द ही वे दोनों गुफा से बाहर निकल आए। गुफा के बाहर डार्क फॉरेस्ट के सिग्नेचर टावरिंग ट्रीज से भरा हुआ था जो सारी धूप को रोक रहा था। हालांकि डार्क फॉरेस्ट के सेंट्रल एरिया में इवान ने जो पेड़ देखे थे उनकी तुलना में ये पेड़ अभी भी काफी छोटे थे। गुफा से बाहर निकलने के बाद इवान ने अपने पीछे देखा और आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि जिस गुफा से वह अभी बाहर आया था उसका प्रवेश द्वार अचानक गायब हो गया था और उसकी जगह एक पहाड़ी दीवार दिखाई दी। इवान के आश्चर्यचकित भाव को देखकर सीड मुस्कुराया। ये गुफा एक विशेष संरचना से घिरी हुई है। जब तक आप ड्रॉइड नहीं हैं तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और अगर आप किसी तरह संयोग से इसमें प्रवेश भी कर जाते हैं तो गुफा के अंदर का टेलीपोर्टेशन गठन घुसपैठ के क्षण में खुद को नष्ट कर देगा। सीड की बात सुनकर इवान ने समझ में सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी नज़र से उसे देखा। पहले आपने कहा था कि आप पहली बार बाहरी दुनिया में आ रहे हैं। क्या तुम्हें पक्का पता है कि सबसे नज़दीकी शहर कहाँ है और हम डार्क फॉरेस्ट में खो नहीं जाएंगे? सीडर जिस इमारत में इवान को पहले लाया था वह वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन इमारत थी। उस इमारत के अंदर एशले ने कई टेलीपोर्टेशन संरचनाएं बनाई थीं जो यूटोपिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई थीं। सीड के अनुसार उस टेलीपोर्टेशन इमारत को पूरा करने में एशले को लगभग 50 साल लगे और अब ये यूटोपिया के ज़्यादातर हिस्सों से जुड़ी हुई है। चिंता मत करो, दादाजी सिल्वन ने मुझे वो सारी बातें बताने के लिए एक अनुभव क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है जो मुझे जानने की ज़रूरत है। इवान की बात सुनकर सीड ने आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में कहा। सीड की बात सुनकर इवान ने भौहें चढ़ाईं और अनुभव क्रिस्टल के बारे में उत्सुक था, लेकिन उसने अभी कुछ नहीं पूछा और बस अपना सिर हिला दिया। हमें डार्क फॉरेस्ट छोड़ने के लिए कुछ घंटों की यात्रा करनी होगी। डार्क फॉरेस्ट से निकलने के बाद हमें स्टार सिटी तक पहुंचने के लिए लगभग 1 दिन की यात्रा करनी होगी, जो कि हमारा गंतव्य है, सीड ने कुछ बातें याद करने के बाद कहा। इवान को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने सुना कि उन्हें निकटतम शहर तक पहुंचने में लगभग 1 दिन लगेगा। हालांकि अपनी तेज गति से वे 1 दिन में कुछ 100,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे, लेकिन आपको ये जानना होगा कि यूटोपिया को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है: विशाल। यूटोपिया इतना विशाल है कि अगर कोई व्यक्ति टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग किए बिना एल्वेनशाइन, यूटोपिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित कल्पित बौनों का साम्राज्य से गेहेना साम्राज्य, यूटोपिया के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित राक्षसों का साम्राज्य तक जाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ महीने या साल भी लग सकते हैं, भले ही वे रैंक 3 को रिवॉल्वर हों। एक बार जब सीड ने डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकलने की दिशा की पुष्टि कर ली तो इवान और वह तेजी से आगे बढ़ने लगे। यहाँ आने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने से पहले इवान ने सीड से पूछा था कि क्या उन्हें जंगल से बाहर निकलते समय राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सीड ने उसे बताया कि फॉर्मेशन उन्हें डार्क फॉरेस्ट के सबसे बाहरी क्षेत्र में टेलीपोर्ट करेगा और यह क्षेत्र केवल उन राक्षसों से भरा हुआ है जो एस रैंक या उससे नीचे हैं। इसलिए भले ही वे किसी राक्षस का सामना करें, यह उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। इवान ने यह सुनकर निराश हो गया क्योंकि वह कुछ उच्च श्रेणी के राक्षसों को मारना चाहता था ताकि वह उन्हें अपने शैडो अनडेड में बदल सके। हालांकि वह निराश था, उसने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा और वापस आने के बाद डार्क फॉरेस्ट के गहरे क्षेत्र में जाने का फैसला किया ताकि कुछ मजबूत शैडो अनडेड बना सकें।
जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे थे, इवान को अचानक कुछ याद आया। वैसे क्या बंद दुनिया के अंदर कोई बाजार नहीं है जहां ड्रार्ड्स रहते हैं? इवान ने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उसे नहीं लगता था कि सीड उसे बाहरी दुनिया में ले जाएगा। इवान की बात सुनकर सीड के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने अपना सिर हिला दिया। ड्रार्ड्स की आबादी मुश्किल से कुछ हजार है और बंद दुनिया में खेती के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले बहुत से संसाधन नहीं मिल सकते। वहाँ एक बाजार है, लेकिन ये हम जैसों के लिए बेकार है क्योंकि हम वहाँ कुछ भी उपयोगी नहीं पा सकेंगे। इवान ने सीड की बात सुनकर भौहें चढ़ाईं और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने चुप रहना चुना। जहां तक उसे पता था, कुछ हजार साल पहले एल्व्स के खिलाफ युद्ध में ज्यादातर ड्रार्ड्स मारे गए थे और बहुत से लोग बच नहीं पाए। ड्राइड्स का विश्व वृक्ष और एल्व्स का जीवन वृक्ष। इवान ने युद्ध के पीछे के कारण को याद करते हुए मन ही मन कहा। उसे जो पता है उसके अनुसार युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि एल्व्स ड्रार्ड्स से विश्व वृक्ष छीनना चाहते थे और बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि इसका उनके दिव्य वृक्ष जीवन वृक्ष से कुछ लेना देना था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये दोनों पेड़ यूनिवर्सल ट्री से संबंधित हैं? इवान ने सोचा। उसे लगा कि चीजें बहुत जटिल थीं। सीड और इवान डार्क फॉरेस्ट के बाहर निकलने की ओर बढ़ते रहे और जैसा कि सीड ने कहा, डार्क फॉरेस्ट का बाहरी क्षेत्र ज्यादातर राक्षसों से रहित था और उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। लगभग 3 घंटे बाद डार्क फॉरेस्ट के खास ऊंचे पेड़ गायब होने लगे। हम जंगल से बाहर निकलने वाले हैं, सीड ने कहा जब उसने अपने आसपास के वातावरण में बदलाव देखा। इवान ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उसी समय उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने जंगल के ठीक बाहर कई लोगों को डेरा डालते हुए देखा। अध्याय 732 क्रोध और नस्लीय कौशल विपका क्रोध भाग 3। वे लोग हैं जो दुर्लभ खजानों की तलाश में और खुद को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ आए हैं, सीड ने इवान को समझाया जब उन दोनों ने देखा कि डार्क फॉरेस्ट के बाहर बहुत से लोग डेरा डाले हुए थे। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इवान ने देखा कि जंगल के बाहर डेरा डाले हुए सभी लोग अलग अलग तरह के समूहों में विभाजित थे। वहां दानव, जानवर, मनुष्य, बौने और कई अन्य अलग अलग जातियों के समूह थे। इवान ने कल्पित बौनों के एक समूह को भी देखा। कल्पित बौनों के समूह को देखकर सीड की आंखों में हत्या की भावना चमक उठी, लेकिन उसने बलपूर्वक इसे दबा दिया। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो रैंक 2 से ऊपर हो, इवान ने डार्क फॉरेस्ट के बाहर डेरा डाले हुए लोगों के समूहों को देखने के बाद खुद से कहा। उसे आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने देखा कि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी रैंक 2 से अधिक थी, क्योंकि जो लोग बाहर डेरा डाले हुए थे वे मुख्य रूप से डार्क फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्र का पता लगाने आए थे। डार्क फॉरेस्ट का बाहरी क्षेत्र केवल उन इवॉल्वर्स के लिए उपयोगी है जो रैंक 2 या उससे नीचे हैं, इसलिए जो लोग रैंक 2 से ऊपर हैं वे स्वाभाविक रूप से यहाँ डेरा डालने के बजाय डार्क फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में चले जाएंगे। हम उन्हें अनदेखा करेंगे और जंगल से निकलकर शहर की ओर बढ़ेंगे, सीड ने जंगल छोड़ने से ठीक पहले इवान से कहा। इवान ने सीड की बात सुनकर अपना सिर हिलाया क्योंकि वह भी यही सोच रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में इवान और सीड डार्क फॉरेस्ट के अंत में पहुंच गए और खुले क्षेत्र में पहुंच गए जहां विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग डेरा डाले हुए थे। जिस तरह इवान और सीड ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से देखा, वैसे ही आसपास के लोगों ने भी उन्हें देखा। इसलिए जब वे दोनों जंगल से बाहर निकले तो कई लोगों ने उनकी दिशा में देखा। इवान और सीड ने उन नजरों को अनदेखा किया जो उनकी ओर निर्देशित थीं और जंगल से बाहर निकलने के बाद आगे बढ़ते रहे। कई लोगों ने उन्हें देखा लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि बाहर डेरा डाले हुए कल्पित बौनों के समूह ने भी उन्हें सिर्फ देखा और ज्यादा परवाह नहीं की। डार्क फॉरेस्ट में अपनी किस्मत आजमाने आए कई लोग थे, इसलिए उन्हें देखकर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, इवान ने भौहें सिकुड़ीं। किसी कारण से उसे लगा कि कई लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे हैं। सीड ने भी इस विसंगति को देखा और इवान की ओर निर्देशित तिरस्कार भरी नजरों को देखकर भौहें सिकुड़ीं। लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में कुछ आया और वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया। आखिरकार समझ गया कि वे इवान को इस तरह क्यों देख रहे थे। पाखंडी कमीने, सीड ने कहा और इवान को तेजी से चलने का इशारा किया। सीड का इशारा देखकर इवान ने अपना सिर हिलाया और वे दोनों जल्दी से वहां से चले गए। जल्द ही सीड और इवान डार्क फॉरेस्ट से बहुत दूर चले गए और उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। उस क्षेत्र से निकलने के बाद भी इवान अभी भी सोच रहा था कि लोग उसे तिरस्कार भरी नज़र से क्यों देख रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ एक शुरुआती स्तर का रैंक 1 कोर रिवॉल्वर हूं? इवान ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को दूर कर दिया क्योंकि उसने देखा कि कुछ एस रैंकर्स भी उसे तिरस्कार भरी नज़र से देख रहे थे। अगर यह उसकी रैंक की वजह से होता तो उससे कम रैंक वाले लोग उसे इस तरह से नहीं देखते। क्या आप सोच रहे हैं कि वे आपको तिरस्कार भरी नज़र से क्यों देख रहे थे? सीड ने इवान के चेहरे पर उलझन भरी नज़र देखकर पूछा। हाँ, इवान ने सीड की बात सुनकर सिर हिलाया और उत्सुक स्वर में उससे पूछा, क्या आप जानते हैं क्यों? इवान की बात सुनकर सीड मुस्कुराया और तिरस्कार भरी आवाज में कहा,
वे तुम्हें इस तरह से देख रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि तुम आधे एल्फ हो। आधे एल्फ। इवान ने भौहें उठाईं और किसी कारण से सीड के शब्दों को सुनकर उसके शरीर का हर हिस्सा घृणा से भर गया। सीड ने अपना सिर हिलाया और असहाय स्वर में कहा, तुम्हारा रूप एक एल्फ जैसा ही है, लेकिन तुम्हारे आसपास का वातावरण एक एल्फ से बहुत अलग है। यही वजह है कि तुम्हें पहले देखने वाले ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा कि तुम आधे एल्फ हो। क्या यूटोपिया में मिश्रित रक्त के प्रति बहुत भेदभाव है? इवान ने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। सभी नस्लें मिश्रित रक्त वाले लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती हैं, लेकिन आधे एल्फ की स्थिति काफी अलग है। मैं समझ गया। इवान ने सीड की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे ये सुनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि आधे एल्फ की स्थिति दूसरों से अलग क्यों है, क्योंकि किसी कारण से उसे यह सोचकर ही घृणा महसूस होती थी कि कैसे लोग बार बार उसकी नस्ल को दूसरी नस्ल समझ लेते हैं। उसके अंदर एक अजीब सी श्रेष्ठता की भावना थी। श्रेष्ठता की यह भावना उसके खून में गहराई से समाई हुई थी और वह नहीं चाहता था कि वह खुद की तुलना दूसरे लोगों से करे। सिर्फ आधे एल्फ ही नहीं, उसे लगा कि किसी दूसरी नस्ल से तुलना करना उसका अपमान है। सीड ने देखा कि इवान इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे बात करना नहीं चुना। अपनी उच्च चपलता का उपयोग करते हुए वे दोनों तेज गति से स्टार सिटी की ओर बढ़े। शहर के रास्ते में उन्हें कई ऐसे लोग मिले जो उनके जैसे ही थे, या तो शहर की ओर जा रहे थे या भाग्य की तलाश में अंधेरे जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। सीड और इवान बिना किसी ब्रेक के घंटों तक चलते रहे। लगभग 10 घंटे बाद जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया तो वे दोनों एक पहाड़ी क्षेत्र के पास रुक गए। चलो रात यहीं बिताते हैं, हम कल सुबह एक बार फिर चलेंगे, सीड ने अपने आध्यात्मिक इंद्रियों से उनके आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने के बाद सुझाव दिया। इवान ने अपना सिर हिलाया। बिना किसी ब्रेक के घंटों तक लगातार चलने के बाद थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर सीड ने अपनी स्टोरेज रिंग से लकड़ी निकाली और एक कैंप फायर जलाया। हालांकि वे दोनों इस अंधेरे वातावरण में भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे, फिर भी उन्हें अपना खाना पकाने के लिए लौ की आवश्यकता थी। जैसे ही आग ने उनके आसपास के क्षेत्र को रोशन किया, सीड ने इवान को देखा जो उसके विपरीत दिशा में बैठा था और अंदर ही अंदर आहें भर रहा था। मुझे उम्मीद है कि पहले हुई घटना हमारी यात्रा को प्रभावित नहीं करेगी। अध्याय 733 क्रोध और नस्लीय कौशल रीपर का क्रोध भाग 4। सीड ने अपने भंडारण रिंग से मांस के 2 टुकड़े निकाले और उन्हें आग पर भूनना शुरू कर दिया। इवान ने मांस के 2 टुकड़ों को देखा जो सीड ने निकाले थे और उसकी आंखें चमक उठीं। मांस के अंदर विश्वसार और केंद्रित ऊर्जा की मात्रा को महसूस करके वह बता सकता था कि यह मांस कम से कम रैंक 2 राक्षस से आया था। अचानक इवान के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ सीड को देखा। मैंने सोचा था कि ड्रॉइड मांस नहीं खाते हैं। इवान की बात सुनकर सीड ने उसे असमंजस में देखा। आपको किसने बताया कि ड्रॉइड मांस नहीं खाते हैं? कुछ उपन्यास जो मैंने अपने पिछले जीवन में पढ़े थे, इवान ने खुद से सोचा, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से इसे जोर से नहीं कहा और बस एक बेतरतीब बहाना बना दिया। किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझे तो बस यही लगा कि ड्रॉइड केवल फल, सब्जियां, पत्तियां और शायद घास खाते हैं। सीड ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। 1 मिनट की चुप्पी के बाद वह आखिरकार अपने होश में आया और चेहरे पर अवाक भाव के साथ पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ब्रेड के बारे में बात कर रहे हो, भेड़ के बारे में नहीं? एवन तुम्हें क्या लगता है कि मांस को पूरी तरह से पकने में कितना समय लगेगा? सीड जिस तरह से उसे देख रहा था, उसे देखकर इवान ने समझदारी से विषय बदलने का फैसला किया। सीड ने मांस को देखने से पहले कुछ सेकंड के लिए इवान को देखा। 1 घंटा पर्याप्त होना चाहिए। सीड की बात सुनकर इवान ने अपना सिर हिलाया और अपना मुंह बंद रखा। समय बीतता गया और 1 घंटे बाद मांस पूरी तरह से पक गया। ये लो, सीड ने मांस के एक टुकड़े को, जो हल्के सुनहरे भूरे रंग का हो गया था, एक प्लेट में रखा और इवान को दे दिया। इवान ने मांस लिया और देखा कि मांस के अंदर मौजूद बड़ी मात्रा में विश्वसार और ऊर्जा पूरी तरह से मांस के साथ घुल मिल गई थी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इवान ने मांस के हल्के सुनहरे रंग को देखते हुए खुद से कहा और एक निवाला खा लिया। जिस क्षण इवान ने एक निवाला खाया, उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। इस मांस का स्वाद। इवान ने सीड की ओर देखा, जो शांति से मांस खा रहा था, और उसका मुंह बेकाबू होकर फड़कने लगा। इस मांस का स्वाद अरोड़ा दुनिया में खरीदे जाने वाले सबसे सस्ते मांस जैसा है। जबकि इवान अभी भी मांस के साधारण स्वाद के कारण अविश्वास में था, उसके शरीर के अंदर का विश्वसार अचानक सक्रिय हो गया। यह एक शीर्ष रैंक 2 राक्षस का मांस है। सीड ने एक निवाला खाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, इसके अंदर की सारी ऊर्जा को अवशोषित करने की पूरी कोशिश करो और तुम अपने कोर की रैंक को थोड़ा बढ़ाने में सक्षम हो जाओगे। सीड की बात सुनकर इवान ने भावहीन चेहरे से उसकी ओर देखा और एक और निवाला खाया।
आखिर रैंक 2 राक्षस के मांस को बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ते मांस जैसा स्वाद देने के लिए तुम्हारे पास किस तरह की पाक कला प्रतिभा होनी चाहिए। खाना खत्म करने के बाद इवान का शरीर विश्वसार से भर गया। आगे बढ़ो और अपने शरीर के अंदर विश्वसार को परिष्कृत करो। मैं निगरानी रखूंगा, सीड ने कहा। इवान ने सीड की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और अपनी परछाई को देखा। तुम्हें निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें कुछ अजीब लगता है तो वे हमें बता देंगे। जैसे ही इवान ने कहा, उसकी छाया मरे हुए एक के बाद एक उसकी छाया भंडारण से बाहर आने लगे। सीड ने हजारों रैंक 1 छाया मरे हुए लोगों को देखा जो कहीं से भी प्रकट हुए और उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल आईं। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं राक्षसों को बुला सकता हूं? सीड के चेहरे पर हैरान भाव देखकर इवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने कहा था कि तुम राक्षसों को बुला सकते हो, लेकिन यह। इवान द्वारा बुलाए गए लगभग 1000 छाया मरे हुए लोगों को देखकर सीड के पास शब्द नहीं थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। 1 मिनट के बाद वह आखिरकार अपने होश में आया और इवान को गहराई से देखा। इन 1000 बुलाए गए राक्षसों की मदद से वह हाल ही में पदोन्नत रैंक 2 कोर रिवॉल्वर्स के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम हो सकता है, जिन्होंने अभी अभी अपना जोन बनाया है। सीड ने इवान को अजीब नज़र से देखते हुए खुद से कहा। इवान सिर्फ एक शुरुआती स्तर का रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था, लेकिन सीड ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसने बिना किसी परेशानी के एक पीक रैंक 1 एल्फ कठपुतली को हराया था। हालांकि वह शुरुआती स्तर का रैंक 1 कोर रिवॉल्वर होने पर भी एक पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर को हरा सकता था, लेकिन जीतने के लिए उसे अपने सभी साधनों का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी ओर सीड को यकीन था कि जब इवान ने उस एल्फ कठपुतली को हराया तो उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया। क्या कुछ गड़बड़ है? इवान ने पूछा जब उसने देखा कि सीड उसे कैसे देख रहा था। इवान की बात सुनकर सीड ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक है? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें इन 1000 बुलाए गए राक्षसों को यहाँ रखने के लिए लगातार अपने विश्वसार का उपयोग करने की जरूरत नहीं है? इवान ने सभी 4000 छाया मरे हुओं को नहीं बुलाया क्योंकि उसे लगा कि यह अनावश्यक था। 1000 रैंक 1 छाया मरे हुओं से उनके आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र पर नजर रखने के लिए काफी था। चिंता मत करो, मैं उन्हें बिना किसी समस्या के यहाँ रख सकता हूँ। इवान की बात सुनकर सीड की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपना सिर हिलाया। सीड को अपना सिर हिलाते हुए देखकर इवान ने अपने छाया मरे हुओं को आसपास फैलने का आदेश दिया और उनसे कहा कि अगर उन्हें कुछ असामान्य दिखाई दे तो वे उसे सूचित करें। एक बार जब उसके छाया मरे हुओं ने आसपास फैल गए तो इवान बैठ गया और मांस खाने के बाद प्राप्त विश्वसार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। सीड ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया और यह पुष्टि करने के बाद कि इवान की छाया मरे हुए लोग हर जगह निगरानी कर रहे थे, वह भी बैठ गया और साधना करने लगा। हालांकि रैंक 2 के मांस का उस पर प्रभाव नगण्य था, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। 2 घंटे बाद इवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। रैंक 2 के मांस की ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद उसके कोर का स्तर थोड़ा बढ़ गया। अगर मैं रैंक 2 के मांस और घर के अंदर मौजूद सार इकट्ठा करने वाले कमरे का उपयोग करता हूं, तो मुझे 1 महीने से भी कम समय में रैंक 1 के मध्य स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने खुद से कहा और एक गहरी सांस ली। वह वापस जाने के बाद डार्क फॉरेस्ट में कुछ उच्च श्रेणी के राक्षसों का शिकार करने की योजना बना रहा था ताकि वह उच्च स्तरीय छाया मरे हुए लोगों का निर्माण कर सके, और रैंक 2 मांस के प्रभाव को जानने के बाद उच्च स्तरीय राक्षसों को मारने का उसका दृढ़ संकल्प और भी बढ़ गया। उसने सीड को देखा और पाया कि वह अभी भी साधना कर रहा था। आसपास से विश्वसार उसकी ओर बढ़ रहा था और सीड का कोर एक ब्लैक होल की तरह सभी विश्वसार को अवशोषित कर रहा था। सूर्योदय होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, मुझे भी थोड़ी और साधना करनी चाहिए, इवान ने बड़बड़ाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता था कि इवान ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनके अंदर एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ग्रहण को अभी अभी किसी ने मार दिया था। अध्याय 734 क्रोध और नस्लीय कौशल रीपा का क्रोध भाग 5। प्रश्नवाचक चिन्ह। इवान अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ खड़ा हुआ और ग्रहण को वापस बुलाने के लिए अपने विश्वसार का उपयोग किया। मरने से पहले ग्रहण को उसे संदेश भेजने का मौका भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि उसे मारने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं था। इवान के अंदर का विश्वसार हिल गया और जल्द ही ग्रहण की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह उससे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ था जब धमाका। उसने दूर से लड़ाई की आवाज सुनी और शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ बिन बुलाए मेहमान हैं। सीड ने अपनी आंखें खोली और उस दिशा में देखते हुए आह भरी जहां से उसे लड़ाई की आवाज सुनाई दे रही थी। इवान ने अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग किया और उस क्षेत्र में मौजूद छाया मरे हुए लोगों में से एक के साथ अपनी दृष्टि को जोड़ा। छाया मरे हुए लोगों के साथ अपनी दृष्टि को जोड़ने पर इवान ने 8 लोगों को अपनी दिशा में आते देखा। बीस्टकिंस। इवान ने 8 लोगों की जानवरों जैसी विशेषताओं को देखकर एक भान उठाए।
आगे चल रहे दो लोगों के चेहरे शेर जैसे थे और उनके गले में एक सुनहरा अयाल था। उसके छाया मरे हुए लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले दो लोगों ने उसके छाया मरे हुए लोगों के हमलों को आसानी से रोक दिया और अपने पंजे जैसे हाथों से वार करके बिना किसी परेशानी के उन्हें नष्ट कर दिया। वे दोनों कम से कम मध्य स्तर के रैंक 2 को रिवॉल्वर्स हैं। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि सामने वाले दो लोग उसके छाया मरे हुए लोगों को नष्ट कर रहे थे। वे हमारी दिशा में आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही जानते हैं कि हम यहाँ हैं। सीड खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, जैसे कि वह अचानक हुए हमले से हैरान नहीं था। सीड के शांत चेहरे को देखकर इवान ने भौहें उठाईं। क्या आप उनके बारे में पहले से ही जानते थे? उसने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। इवान की बात सुनकर सीड ने अपना सिर हिलाया। मुझे उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कुछ बिन बुलाए मेहमान हमारे पीछे आएंगे। सीड की बात सुनकर इवान ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। एक पल के बाद उसने अपना मुंह खोला और पूछा, क्या वे मेरी वजह से यहाँ हैं? इवान की बात सुनकर सीड ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हालांकि मैं 100% निश्चित नहीं हूं, लेकिन संभावना बहुत अधिक है कि वे आपकी वजह से यहाँ हैं। सीड की पुष्टि पर इवान की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में पहले से ही एक अनुमान था। क्या वे मेरी शक्ल की वजह से यहाँ हैं, जो आधे एल्फ के समान है? उसने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ पूछा। सीड ने अपना सिर हिलाया और इवान को कारण बताने ही वाला था कि उसने कुछ देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वे यहाँ हैं। इवान ने अपने सामने देखा और 8 जानवरों को देखा जिन्हें उसने पहले अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए उनकी ओर आते देखा था। उसके अधिकांश छाया मरे हुए लोगों को समूह के सामने मौजूद 2 लोगों ने मार डाला। ये देखने के बाद कि वे उनके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते, इवान ने अपने अन्य छाया मरे हुओं को पीछे हटने का आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में 8 लोग उनके पास पहुंच गए और उनसे केवल 100 मीटर की दूरी पर रुक गए। एक चोटी और रैंक 2 का एक मध्य चरण। अब जब 8 लोग उनके सामने थे तो सीड ने आसानी से 2 शेर प्रकार के लोगों की रैंक को पहचान लिया जो समूह के नेतृत्व में थे। उसे वास्तव में पीछे के अन्य 6 लोगों की परवाह नहीं थी, क्योंकि 6 में से 2 एस रैंकर थे जबकि अन्य 4 रैंक 1 को रिवॉल्वर थे। देखो केल, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वह एक शीर्ष श्रेणी की वस्तु है? अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। मध्य स्तरीय रैंक 2 को रिवॉल्वर ने शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर से कहा। केल ने कुछ सेकंड के लिए सीड को देखा और महसूस किया कि भूरी चमड़ी वाला एल्फ सरल नहीं था, लेकिन अपने चारों ओर मध्य स्तरीय रैंक 2 को रिवॉल्वर की आभा महसूस करने के बाद उसने उसकी ओर देखना बंद कर दिया और इवान की ओर देखा जो अपने चेहरे पर शिकन के साथ खड़ा था। वास्तव में वह उन पिछले कमीनों से कहीं बेहतर है जिन्हें हमने पहले पकड़ा था। इवान को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब उसने देखा कि केल और दूसरे लोग उसे कैसे देख रहे थे तो उसे काफी असहज महसूस हुआ। अरे सीडर, ये कमीने किस बारे में बात कर रहे हैं? सीड ने अपनी आंखों के कोने से इवान की ओर देखा और उसके चेहरे पर शिकन देखकर उसने धीमी आवाज में कहा, वे तुम्हें पकड़ना चाहते हैं ताकि तुम्हें गुलाम के रूप में बेच सकें। गुलाम? किसी कारण से इवान को लगा जैसे कि यह शब्द सुनते ही उसके अंदर कुछ हिल गया। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, यूटोपिया में आधे एल्व्स की स्थिति अच्छी नहीं है? सीड ने धीमी आवाज में कहा। ज्यादातर लोग मिश्रित रक्त की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आधे एल्व्स अलग हैं। सीड ने बोलना जारी रखा और इवान को आधे एल्व्स की स्थिति के बारे में समझाया, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि इवान ने बहुत पहले ही उसकी बात सुनना बंद कर दिया था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। गुलाम? ये शब्द सुनते ही इवान ने अचानक खुद को एक अंधेरे कमरे में खड़ा पाया। खून की तेज गंध ने उसके नथुनों पर हमला किया और जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसने कमरे में दसियों लाशें उल्टी लटकी हुई देखीं। अंधेरे कमरे को देखते हुए किसी कारण से इवान का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांस अनियमित हो गई। उसका शरीर अपने आप हिलने लगा और वह अंधेरे कमरे में और अंदर चला गया। कमरा बहुत बड़ा था और हर जगह खून से लथपथ लाशें लटकी हुई थीं। 1 मिनट चलने के बाद इवान अचानक रुक गया और उसकी नज़र एक खास लाश पर पड़ी जो उल्टी लटकी हुई थी। ये लाश एक नर एल्फ की थी जिसके बाल हल्के हरे रंग के थे और चेहरा दयालु दिख रहा था। एल्फ का शरीर पीला सफ़ेद था, मानो उसमें से सारा खून निकल गया हो। एल्फ की लाश को देखते हुए इवान को अपने जीवन में पहली बार गहरी उदासी का एहसास हुआ, लेकिन उसका दुख अधिक देर तक नहीं रहा क्योंकि उसके हृदय में क्रोध का उबाल भरने लगा। वह भूरे रंग का लड़का सरल नहीं है। मेलाद और मैं उसे संभाल लेंगे। इस बीच तुम लोग उस मिश्रित रक्त वाले कमीने को पकड़ लो, केल ने अपने पीछे खड़े 6-20 टिकिन लोगों से कहा। ये लोग अभिनय कर रहे हैं। केल की बात सुनकर सीड कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसके बगल से एक ठंडी राक्षसी आभा फूट पड़ी जो तीव्र हत्या के इरादे से भरी हुई थी। सीड ने इवान की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाली नज़र थी, और उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है,
इवान उस जगह से गायब हो गया जहां वह इतनी तेजी से खड़ा था कि सीड अपनी आंखों से उसका पीछा नहीं कर सका। धमाका, एक धमाकेदार आवाज गूंजी और लाल खून हवा में बिखर गया क्योंकि केल के पीछे खड़े रैंक 1 कोर रिवॉल्वर्स में से एक का सिर तरबूज की तरह फट गया। खून और मस्तिष्क पदार्थ की बूंदें उस व्यक्ति के पास खड़े अन्य कोर रिवॉल्वर्स के चेहरों पर छलक गईं, जिसका सिर फट गया था, जिससे उनके चेहरे पीले पड़ गए सफेद। सीड ने धमाकेदार आवाज की दिशा में देखा और देखा कि इवान किसी तरह जानवर लोगों के पीछे दिखाई दिया था। उसका पूरा शरीर एक काली राक्षसी आभा से ढका हुआ था और उसके शरीर से एक ठंडी हत्या की मंशा निकल रही थी। सफलतापूर्वक एक पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर की आत्मा को काटा। आपकी चपलता 3 अंक बढ़ गई है। अध्याय 735 क्रोध और नस्लीय कौशल रीपर का क्रोध भाग 6। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस क्षण इवान ने डार्क रूम में हरे बालों वाले एल्फ के मृत शरीर को देखा, क्रोध जो सब कुछ नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसकी आत्मा की गहराई से फूट पड़ा। उसे पकड़ने आए सभी जानवर लोगों को मारने की तीव्र इच्छा उसके दिल में भर गई। आपका ब्लडलस्ट कौशल सक्रिय हो गया है। इवान के दिल में भरने वाली हत्या की मंशा एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई जहां उसका ब्लडलस्ट कौशल अपने आप सक्रिय हो गया और जैसे ही ब्लडलस्ट कौशल सक्रिय हुआ, वह अपनी समझदारी खोने लगा। सामान्य परिस्थितियों में इवान अपनी उच्च आध्यात्मिक शक्ति के कारण अपनी मानसिक संतुलन नहीं खोता। हालांकि वर्तमान में उसका दिमाग बहुत अस्त व्यस्त था और उसके दिल में भर रही हत्या की तीव्र इच्छा बहुत ज्यादा थी। ब्लडलस्ट कौशल के प्रभाव में इवान की मानसिक संतुलन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह दुर्घटना घटे, जो कि असंख्य गठन कालकोठरी में काजल के खिलाफ लड़ाई के दौरान हुई थी, एक अजीब शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसे अपनी मानसिक संतुलन खोने से बचा लिया। आपका ब्लडलस्ट कौशल आपकी नस्लीय विशेषताओं के साथ प्रतिध्वनित हो रहा है। आपका अद्वितीय कौशल ब्लडलस्ट नस्लीय कौशल रीपर के क्रोध में विकसित हुआ है। जिस क्षण उसका ब्लडलस्ट कौशल विकसित हुआ, इवान द्वारा उत्सर्जित हत्या की मंशा और भी बढ़ गई। हालांकि हत्या की मंशा के कारण अपना दिमाग खोने के बजाय इवान का दिमाग बेहद स्पष्ट हो गया। एक अजीब ऊर्जा ने उसके शरीर को भर दिया और उसने रीपर के क्रोध कौशल के प्रभावों को महसूस किया क्योंकि उसके सभी स्टेट पॉइंट काफी बढ़ गए। इस वृद्धि के साथ रीपर के क्रोध कौशल का विवरण भी उसके दिमाग में आया और वह समझ गया कि क्या हो रहा था। इवान की आंखें काली हो गईं और एक सेकंड भी इंतजार किए बिना उसने शैडो पोजीशन कौशल का उपयोग किया, खुद को एशर के साथ मिला लिया, जिसके पास उसके सभी शैडो मरे हुए लोगों में सबसे अधिक स्टेट पॉइंट थे। आमतौर पर शैडो पोजीशन कौशल के कारण इवान की उपस्थिति बदल जाती, लेकिन किसी कारण से इस बार एशर के साथ विलय के बाद भी उसकी उपस्थिति वैसी ही रही। हालांकि उसकी उपस्थिति अपरिवर्तित रही, लेकिन एशर के साथ खुद को विलय करने के कारण उसके चारों ओर राक्षसी आभा तीव्र हो गई। इवान ने शैडो पोजीशन कौशल का उपयोग करने के बाद भी नहीं रोका और अपने नए प्राप्त अधिकार का उपयोग किया। डेथ गार्डियन। डेथ गार्डियन अथॉरिटी। डेथ गार्डियन अथॉरिटी का उपयोग करके आप डेथ गार्ड की आत्मा को बुला सकते हैं। डेथ गार्ड की आत्मा आपके साथ विलीन हो जाएगी और आपको 5 सेकंड के लिए अजेयता प्रभाव प्राप्त होगा। अजेयता प्रभाव के दौरान आपके सभी आंकड़े 5 गुना बढ़ जाएंगे और आपको कोई शारीरिक या आध्यात्मिक क्षति नहीं होगी। डेथ गार्डियन अथॉरिटी का उपयोग हर 7 दिन में एक बार किया जा सकता है। जिस क्षण इवान ने डेथ गार्डियन अथॉरिटी का उपयोग किया, उसके चारों ओर एक डार्क ऑरा दिखाई दिया और उसकी शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर पर बढ़ गई। हालांकि ऐसा लगता है कि बहुत समय बीत चुका है, लेकिन ये सभी चीजें कुछ सेकंड के अंतराल में हुईं। अपने चेहरे पर एक ठंडी नज़र के साथ इवान ने उस जगह से गायब होने से पहले अपने स्टेट पॉइंट्स पर नजर डाली। ताकत 740, चपलता 660, धीरज 665, विश्वसार 760, सहनशक्ति, अनंतता, बुद्धिमत्ता 640, आदिम छाया ऊर्जा 400। ये समझने के लिए कि इवान के वर्तमान स्टेट पॉइंट इतने अधिक क्यों हैं, अगले अध्याय के अंत को देखें। अपने उच्च स्टेट पॉइंट का उपयोग करते हुए, जो वर्तमान में चार्ज से बाहर थे, इवान केल के साथ आए रैंक 1 कोर रिवॉल्वर्स में से एक के पीछे दिखाई दिया। बूम! उसके पीछे दिखाई देने के बाद उसने बस उसके सिर पर मुक्का मारा। इवान ने मुक्का मारने में अपनी आधी शक्ति भी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसके मुक्के से जो दबाव आया वह इतना अधिक था कि उसके मुक्के के रैंक 1 कोर रिवॉल्वर के सिर को छूने से पहले ही वह तरबूज की तरह फट गया, जिससे उसके आसपास खड़े लोगों पर खून और मस्तिष्क पदार्थ बिखर गया। पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर की आत्मा को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। आपकी चपलता 3 अंक बढ़ गई है। इवान की आंखों के सामने 2 नोटिफिकेशन चमके, लेकिन उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडी झलक नहीं बदली। उसकी आंखें, जिसमें श्वेतपटल भी शामिल है, पूरी तरह से काली हो गई थीं, और एल्थारोन में विकसित होने के बाद हमेशा उसके चारों ओर रहने वाली राक्षसी आभा लगातार बढ़ रही थी। ठंडी राक्षसी आभा तीव्र हत्या के इरादे से भरी हुई थी, जिससे इसे महसूस करने वाले सभी लोग वहीं जम गए।
केल और दूसरे जानवर लोग पीछे मुड़कर इवान को देखना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर उस भयानक हत्या के इरादे के प्रभाव में पूरी तरह से जम गए थे। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि सीड भी मौके पर ही जम गया था। हालांकि भयानक राक्षसी आभा और हत्या का इरादा उस पर निर्देशित नहीं था, फिर भी उसने इवान के बर्फीले ठंडे हाव भाव और काली आंखों को देखकर अपने दिल की धड़कन महसूस की। धमाका। इससे पहले कि केल और अन्य लोग ये समझ पाते कि इवान जैसा एक शुरुआती स्तर का रैंक 1 कोर इवॉल्वर इतनी भयानक आभा कैसे छोड़ सकता है, एक और धमाकेदार आवाज गूंजी और दूसरे रैंक 1 कोर इवॉल्वर का सिर फट गया। इस बार जब कोर इवॉल्वर की मौत हुई तो इवान के सामने कोई सूचना नहीं आई। इवान को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसके स्टेट पॉइंट में वृद्धि के बारे में उसे सूचित करने वाली कोई सूचना नहीं थी। कोर रिवॉल्वर का सिर रहित शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे केल और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ सेकंड इवान ने डेथ गार्डियन अथॉरिटी के बचे हुए समय को देखा और तुरंत केल के पीछे दिखाई दिया जो शीर्ष रैंक 2 कोर रिवॉल्वर था। अपने पीछे इवान की उपस्थिति को महसूस करते हुए केल का दिल ठंडा हो गया और बिना किसी दूसरे विचार के उसने अपना जोन सक्रिय कर दिया। जिस क्षण केल ने अपना जोन सक्रिय किया, आसपास का क्षेत्र बदल गया। तेज धातु ऊर्जा से भरी एक ब्रह्मपूर्ण दुनिया की धुंधली रूपरेखा ने 10 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया। धातु ऊर्जा पूरे क्षेत्र में प्रवाहित हुई, एक दुर्जय बल लेकर जो सभी को चीरने की धमकी दे रहा था। केल के जोन द्वारा डाला गया दबाव इतना तीव्र था कि एक सामान्य रैंक 2 इवॉल्वर भी तेज धातु ऊर्जा की शक्ति के तहत स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब सीड ने केल के जोन को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह अपने जोन का उपयोग करने वाला था। जोन की शक्ति डोमेन से कहीं ज्यादा मजबूत होती है और सीड जानता है कि एक शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर के लिए, जिसने अपना डोमेन भी नहीं बनाया है, जोन की शक्ति का विरोध करना असंभव है। उसे यकीन नहीं था कि इवान के साथ क्या हुआ, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह उसे किसी भी तरह से चोटिल नहीं होने देगा, जबकि वही उसे यहाँ लेकर आया था। जैसे ही सीड अपना जोन छोड़ने वाला था, बेकार, उसने इवान की ठंडी आवाज सुनी और अगले ही पल बूम, एक और धमाकेदार आवाज गूंजी और केल का सिर भी तरबूज की तरह फट गया। डेथ गार्डियन अथॉरिटी के प्रभाव में इवान के खिलाफ जोन की शक्ति पूरी तरह से बेकार थी। अध्याय 736 क्रोध और नस्लीय कौशल, रीपर का क्रोध, भाग 7। थर्ड। जब केल का शरीर जमीन पर गिरा तो मेलार्ड और दूसरे जानवरों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर पर बर्फीला ठंडा पानी डाल दिया हो और वे सभी कांपने लगे। इवान ने उनके डरे हुए चेहरों की परवाह नहीं की और अपनी काली काली आंखें मेलार्ड पर टिका दी, जो कि मध्यम स्तर का रैंक 2 कोर रिवॉल्वर था। इवान की नज़र को अपने ऊपर महसूस करते हुए मेलार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। कृपया क्षमा करें अंडरस्कोर। धमाका। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसका सिर भी केल की तरह फट गया। डेथ गार्डियन अथॉरिटी की अवधि समाप्त होने वाली थी, इसलिए इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि मेलार्ड क्या कह रहा था और उसने बस उसे भेज दिया। सीड ने देखा कि इवान ने केल और मेलार्ड को ऐसे मारा जैसे कि वह कुछ कमजोर मुर्गियों को मार रहा हो और उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल गया। उसे इतना भरोसा था कि अगर वे लड़ते तो वह केल और मेलार्ड को बिना किसी परेशानी के मार सकता था। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि लड़ाई इतनी एक तरफा नहीं होगी। इवान ने कुछ साधारण मुक्कों का इस्तेमाल करके 5 सेकंड से भी कम समय में उन्हें मार डाला। यहाँ क्या चल रहा है? सीड का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और वह इवान से यह पूछने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था कि उसने अपनी शक्ति को इस तरह बढ़ाने के लिए किस तरह की बेकार दवा ली थी। जब इवान ने मेलार्ड को मारा तो उसकी आंखों के सामने कुछ सूचनाएं चमक उठीं। इवान ने कुछ समय के लिए सूचनाओं की परवाह नहीं की और बचे हुए 4 जानवर लोगों को देखा। इस समय डेथ गार्डियन अथॉरिटी की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन इवान को इसकी परवाह नहीं थी। डेथ गार्डियन अथॉरिटी के बिना भी उसके वर्तमान स्टेट पॉइंट कम नहीं थे क्योंकि रीपर का क्रोध और शैडो पोजीशन कौशल अभी भी सक्रिय थे। इवान ने बचे हुए 4 जानवर लोगों को देखा और पाया कि उनमें से एक बिगिनर लेवल रैंक 1 कोर इवॉल्वर था, जबकि अन्य 3 एस रैंकर थे। उन चारों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे इवान की हत्या की मंशा और राक्षसी आभा के कारण कांप रहे थे। 4 धमाकेदार आवाजें गूंज उठीं और चारों लोगों के सिर भी फट गए क्योंकि इवान उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। जब सभी 8 जानवर मर गए तो इवान ने गहरी सांस ली और रात के आसमान को देखा। उसकी आंखें अभी भी काली थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या तुम ठीक हो? अचानक इवान ने सीड की चिंतित आवाज सुनी। उसने रात के आसमान को देखना बंद कर दिया और अपना सिर उसकी ओर घुमाया। जब इवान ने सीड की ओर देखा तो उसने उसके चेहरे पर चिंता भरी नजर देखी। मैं ठीक हूं, बस मुझे कुछ मिनट दो, इवान ने सीड की आवाज सुनकर कहा। हालांकि वह सामान्य आवाज में बात करना चाहता था, लेकिन उसका लहजा अभी भी ठंडा लग रहा था। ठीक है, सीड ने इवान की आवाज सुनकर अपना सिर हिलाया और उसकी ठंडी आवाज पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह बता सकता था कि वह अभी भी एक कौशल के प्रभाव में था। सीड को अपना सिर हिलाते हुए देखकर इवान ने अपनी स्थिति विंडो को देखा।
रीपर का क्रोध नस्लीय कौशल। रीपर के क्रोध कौशल के दो प्रभाव हैं, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। निष्क्रिय प्रभाव। रीपर का क्रोध कौशल उपयोगकर्ता के क्रोध स्तर के आधार पर उसके स्टेट पॉइंट को बढ़ाता है। उपयोगकर्ता का क्रोध स्तर जितना अधिक होगा, उसके स्टेट पॉइंट में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। क्रोध मोड में, यदि उपयोगकर्ता की हत्या करने की मंशा लक्ष्य से अधिक है, तो लक्ष्य स्थिर हो जाएगा और तब तक हिल नहीं पाएगा जब तक कि उसकी इच्छाशक्ति हत्या करने की मंशा पर काबू नहीं पा लेती। सक्रिय प्रभाव। हर 2 महीने में एक बार आप रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट मोड का उपयोग 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। सोल हार्वेस्ट मोड के प्रभाव में 25% संभावना है कि आप जिस लक्ष्य को मारते हैं उसकी आत्मा को अवशोषित कर लेंगे। यदि आप लक्ष्य की आत्मा को सफलतापूर्वक अवशोषित करते हैं, तो आपको लक्ष्य के किसी भी एक आंकड़े से 10% आंकड़े प्राप्त होंगे। आंकड़े यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। नोट: लक्ष्य के 10% स्टेट पॉइंट प्राप्त करने के लिए जिस लक्ष्य को आप मारते हैं, वह आपसे कम से कम 2 स्तर ऊपर होना चाहिए। रीपर के क्रोध कौशल के विवरण को देखते हुए इवान समझ नहीं पाया कि उसका ब्लडलस्ट कौशल इस कौशल में क्यों विकसित हुआ। उसे याद आया कि उसे अपना ब्लडलस्ट कौशल बहुत अप्रत्याशित तरीके से मिला था। काजिल के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान उसने अल्बेलू के साथ विलय करने और अपने अद्वितीय कौशल ब्लडलस्ट का उपयोग करने के बाद अपना दिमाग खो दिया था। बेसिक अवस्था में रहते हुए उसने किसी तरह ब्लडलस्ट कौशल हासिल कर लिया। उस समय उसने सोचा कि उसके लिए अपने शैडो मरे हुए लोगों के कौशल प्राप्त करने का एक छोटा सा मौका हो सकता है, जिनके साथ उसने शैडो पोजेशन कौशल का उपयोग करके विलय किया था। उस बिंदु से उसने शैडो पोजेशन कौशल का उपयोग करके अपने शैडो मरे हुए लोगों से स्थायी रूप से कौशल प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि उसे निराशा हुई कि ब्लडलस्ट कौशल प्राप्त करने के बाद वह अपने शैडो अनडेड से कोई कौशल प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ब्लडलस्ट कौशल इसलिए प्राप्त किया क्योंकि यह किसी तरह एल्थारॉन जाति की विशेषताओं से संबंधित है और यह पहले से ही पूर्व निर्धारित था कि मैं भविष्य में एल्थारॉन में विकसित होऊंगा। इवान की काली काली आंखें चमक उठीं जब उसने खुद से सोचा। सोचते समय एक बार फिर उसके दिमाग में उस मृत हरे बालों वाले एल्फ की छवि आई जिसे उसने डार्क रूम में देखा था, जिससे वह गहरे दुख से भर गया। वह आदमी कौन था? इवान ने कहा, यह याद करने की कोशिश करते हुए कि क्या वह उस एल्फ के बारे में कुछ याद कर सकता है। लेकिन इस तथ्य के अलावा कि एल्फ का सारा खून बह चुका था, इवान उसके बारे में कुछ भी याद नहीं कर सका। उस एल्फ का सारा खून बह चुका था, इवान ने सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्फ किसी तरह पिशाचों से संबंधित हो? जैसे ही इवान सोच रहा था, रीपर के क्रोध कौशल का निष्क्रिय प्रभाव खत्म होने लगा और उसके स्टेट पॉइंट सामान्य हो गए। इवान की आंखें जो काली थीं, वे भी सामान्य हो गईं और उसके चारों ओर राक्षसी आभा और हत्या की मंशा काफी कम हो गई। इवान के मूल स्टेट पॉइंट: ताकत 38, चपलता 35, धीरज 40, विश्वसार 40, सहनशक्ति 40, बुद्धिमत्ता 35, आदिम छाया ऊर्जा 40। एशर के स्टेट पॉइंट्स: ताकत 36, चपलता 31, धीरज 25, विश्वसार 36, सहनशक्ति, अनंतता, बुद्धिमत्ता 29। छाया कब्जा कौशल का उपयोग करने के बाद इवान के स्टेट पॉइंट्स: ताकत 74, चपलता 66, सहनशक्ति 65, विश्वसार 76, सहनशक्ति, अनंतता, बुद्धिमत्ता 64, आदिम छाया ऊर्जा 40। रीपर के क्रोध कौशल 2x बूस्ट के निष्क्रिय प्रभाव के तहत इवान के स्टेट पॉइंट्स: ताकत 148, चपलता 132, सहनशक्ति 130, विश्वसार 152, सहनशक्ति, अनंतता, बुद्धि 128, आदिम छाया ऊर्जा 80। डेथ गार्डियन अथॉरिटी का उपयोग करने के बाद इवान के स्टेट पॉइंट: शक्ति 740, चपलता 660, धीरज 665, विश्वसार 760, सहनशक्ति, अनंतता, बुद्धि 640, आदिम छाया ऊर्जा 400। अध्याय 737 एल्फ डेमन एल्थारॉन भाग 1। जब रीपर के क्रोध कौशल का निष्क्रिय प्रभाव समाप्त हो गया तो इवान के स्टेट पॉइंट काफी कम हो गए। इसके तुरंत बाद छाया कब्जे कौशल की अवधि भी समाप्त हो गई और इवान के स्टेट पॉइंट अंततः सामान्य हो गए। हालांकि वे सामान्य हो गए थे, इवान को लगा कि उसकी चपलता और विश्वसार पहले से अधिक थे। उसने अपनी स्थिति विंडो खोली और देखा कि रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट प्रभाव के कारण उसकी चपलता और विश्वसार बढ़ गया था। जब वह अपने स्टेट पॉइंट्स को देख रहा था, इवान ने अचानक कुछ देखा और भौहें उठाईं। मेरे विश्वसार के बगल में यह नोट क्या है? शक्ति 38, चपलता 38, धीरज 40, विश्वसार 50। आपके कोर की रैंक मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंचने पर 10 अंक जोड़े जाएंगे। सहनशक्ति 40, बुद्धिमत्ता 35, आदिम छाया ऊर्जा 40,
पहले इवान की चपलता 35 अंक थी और उसका विश्वसार 40 अंक था, लेकिन अब वे दोनों पहले से अधिक थे। अपने विश्वसार के बगल में नोट को देखते हुए इवान ने अचानक कुछ सोचा और उस अधिसूचना को देखा जो उसे मध्य स्तर रैंक 2 कोर रिवॉल्वर मिलार्ड को मारने के बाद मिली थी। मध्य स्तर रैंक 2 कोर रिवॉल्वर की आत्मा को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। आपका विश्वसार 20 अंक बढ़ गया है। 20 अंक। इवान ने एक भान उठाई जब उसने मिलार्ड को मारने के बाद प्राप्त किए गए स्टेट पॉइंट की संख्या देखी। उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और आखिरकार समझ गया कि क्या हो रहा था। ऐसा लगता है कि शुरुआती स्तर रैंक 1 कोर रिवॉल्वर होने के नाते मेरी सीमा 50 अंक है। अगर मैं अपने स्टेट पॉइंट को 50 से ऊपर बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे रैंक 1 के मध्य स्तर तक पहुंचना होगा। इवान ने अपने विश्वसार के बगल में छोटे नोट को देखते हुए बड़बड़ाया। इवान को ये जानकर थोड़ी निराशा हुई कि 50 पॉइंट मार्क को पार करने के लिए उसे अपने कोर की रैंक बढ़ानी होगी। हालांकि उसे कुछ हद तक राहत मिली कि मिलार्ड को मारने के बाद उसे मिले स्टेट पॉइंट गायब नहीं हुए और जब तक वह अपने कोर की रैंक बढ़ाता रहेगा तब तक उसके स्टेट में जुड़ते रहेंगे। जब इवान अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा था, रीपर के क्रोध कौशल सोल हार्वेस्ट का सक्रिय प्रभाव भी समाप्त हो गया और उसके चारों ओर की आभा अंततः अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आई। जब सीड ने इवान के चारों ओर प्राकृतिक राक्षसी आभा देखी जिसमें हत्या के इरादे का कोई संकेत नहीं था तो उसने राहत की सांस ली और आखिरकार आराम किया। हालांकि इवान ने उसे बताया कि वह पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वह अभी भी इस समय के दौरान उसके चारों ओर हत्या के इरादे के कारण तनाव में था। लेकिन अपने चारों ओर हत्या के इरादे को गायब होते देखकर वह आखिरकार आराम से रह सका। जब इवान के चारों ओर हत्या के इरादे गायब हो गए तो सीड ने केल के मृत शरीर को देखा और थोड़ा भौहें से कुढ़ी। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने केल के शरीर को स्कैन किया और 1 मिनट के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। तो यह ऐसा ही है, सीड ने बड़बड़ाया और उसकी आंखों में भूरी रोशनी चमक उठी। जैसे ही सीड की आंखें चमकीं, केल के शरीर के चारों ओर की जमीन हिल गई और एक तेज धार वाले चाकू ने उसके दाहिने हाथ को चीर दिया। आश्चर्यजनक रूप से जब चाकू ने केल के हाथ को चीर दिया तो खून नहीं निकला, इसके बजाय उसके हाथ के अंदर छिपी धातु की एक परत दिखाई दी। तेज धार वाले चाकू ने धातु की परत को आसानी से चीर दिया और जिस क्षण इसे काटा गया धातु की परत के अंतराल से एक स्टोरेज रिंग जमीन पर गिर गई। स्टोरेज रिंग को देखकर सीड मुस्कुराया और रिंग उठा ली। सोचना कि वह अपनी स्टोरेज रिंग को इस तरह छिपाएगा। सीड ने बड़बड़ाते हुए अपने हाथ में 8 स्टोरेज रिंग को देखते हुए सावधानी से मुस्कुराते हुए कहा। अचानक सीड को कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि इवान उसकी ओर आ रहा है। सीड ने कुछ सेकंड के लिए इवान को देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, वह थोड़ा मुस्कुराया और 8 स्टोरेज रिंग्स उसकी ओर फेंक दी। ऐसा लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं है जब तुम मुझसे उधार लिए गए सार पत्थरों को वापस कर पाओगे। एवन चौंक गया जब सीड ने अचानक उसकी ओर 8 स्टोरेज रिंग फेंकी, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और हवा के हेरफेर कौशल का उपयोग करके उन्हें पकड़ लिया। स्टोरेज रिंग पकड़ने के बाद उसने सीड की ओर देखा और चुप रहा। कुछ सेकंड के बाद उसने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? क्या तुम मुझे बताना चाहते हो? सीड ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने वापस पूछा। इवान एक पल के लिए चुप रहा और अंत में अपना सिर हिला दिया। ईमानदारी से उसे सीड के बारे में काफी अच्छी धारणा थी, लेकिन समस्या ये थी कि अगर वह उसे बताना भी चाहता था तो उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। वह खुद पूरी स्थिति को लेकर उलझन में था, इसलिए वह सीड को कुछ भी नहीं समझा सकता था। इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर सीड बस मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आखिर सबके अपने अपने रहस्य होते हैं। सीड ने इवान की ओर गहरी निगाह से देखते हुए कहा। लेकिन अचानक सीड की आंखें तीखी हो गईं और उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे उम्मीद है कि आपके मन में ड्रेड्स के प्रति कोई बुरी नीयत नहीं है, अन्यथा मैं आपको नीचे गिरा दूंगा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। सीड की बात सुनकर इवान हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर हिला दिया। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी भी ड्रेड्स को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। सीड ने कुछ सेकंड के लिए इवान को देखा और जब उसे कोई झूठ नहीं मिला तो वह थोड़ा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने उनके चारों ओर 8 शवों को देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या मुझे उन्हें जमीन में दफना देना चाहिए? सीड का सवाल सुनकर इवान ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं, मेरे पास उनके लिए दूसरी योजनाएं हैं। दूसरी योजनाएं? इवान की बात सुनकर सीड ने भौहें उठाईं और उलझन में उसकी ओर देखा। सीड के चेहरे पर उलझन भरी नजर देखकर इवान ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई और अपना हाथ रैंक 1 कोर रिवॉल्वर्स में से एक के शव की ओर इशारा किया। छाया पुनरुत्थान। जिस क्षण इवान ने बात की उनके आसपास का माहौल बदल गया। सीड की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं और उसने अपना मुंह थोड़ा खोलकर रैंक 1 कोर रिवॉल्वर के शरीर को देखा।
अगले सेकंड रैंक 1 कोर इवॉल्वर का शरीर कांपने लगा और पुची मृत शरीर की त्वचा अचानक फट गई और खून का फव्वारा बह निकला। सीडर, जो सोच रहा था कि इवान के पास मृत शरीरों के लिए किस तरह की योजना है, हैरान था और उसने अविश्वास में इवान को देखा। तो वह उन्हें यातना देने की योजना बना रहा है, भले ही वे पहले से ही मर चुके हों। अध्याय 738 एल्फ डेमन एल्थारॉन भाग 2 छाया पुनरुत्थान विफल। इवान ने अपने चेहरे पर खाली भाव के साथ अपने सामने अधिसूचना को देखा। उसने रैंक 1 कोर इवॉल्वर के शरीर पर नजर डाली जो खून के फव्वारे में बदल गया था और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। अचानक इवान को कुछ महसूस हुआ और उसने सीडर की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि वह उसे पागल की तरह देख रहा है। इवान ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सीडर ने अपना सिर हिला दिया। आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं, सीडर ने कहा और सूखी हंसी हंसी। वह एक सेकंड के लिए रुका और कुछ समय बाद उसने कहा, हालांकि मुझे पता है कि मुझे आपको बताने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपनी यह आदत छोड़ दें क्योंकि मृतकों को यातना देना अच्छी बात नहीं है। इवान ने एक गहरी सांस ली और छाया पुनरुत्थान का उपयोग किया। सीडर को कुछ भी समझाए बिना एक बार फिर कौशल का इस्तेमाल किया। इस बार जब इवान ने शैडो रिसर्जेक्शन का इस्तेमाल किया तो वह असफल नहीं हुआ और रैंक 1 कोर इवॉल्वर से एक काली छाया उभरी। उस काली छाया को देखकर जो पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर की आभा छोड़ रही थी, सीडर ने हंसना बंद कर दिया और उसकी आंखें लगभग अपनी आंखों के गड्ढों से बाहर निकल आईं। मैं उसे प्रताड़ित नहीं कर रहा था, मैं उसे एक मरे हुए में बदलने की कोशिश कर रहा था। इवान ने एक बार रैंक 1 कोर इवॉल्वर को सफलतापूर्वक एक मरे हुए में बदलने के बाद एक सपाट आवाज में कहा, अनमरे हुए, सीडर ने कांपती आवाज में कहा, इवान को अविश्वास से देखते हुए। तुम्हारा मतलब है कि तुमने पहले जिन राक्षसों को बुलाया था वे सभी मरे हुए थे? हाँ, इवान ने सिर हिलाया और एक पल के बाद जोड़ा, वास्तव में मैं एक नेक्रोमेंसर हूं। सीडर ने गहरी सांस ली और रैंक 1 कोर इवॉल्वर की छाया मरे हुए को देखा, जिसके पास बाघ की तरह की क्रूर विशेषताएं थीं। हालांकि इवान ने कहा कि वह एक नेक्रोमेंसर है, सीडर जानता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह सिर्फ एक साधारण नेक्रोमेंसर हो। वह हजारों मरे हुए लोगों को बना सकता है जो उसके समान स्तर या उससे भी अधिक स्तर के हैं। सीडर ने सोचा और उसका सिर घूम गया। ये किस तरह की बकवास अवधारणा है? जबकि सीडर अभी भी उलझन में था, इवान ने उसे अनदेखा किया और मेलार्ड और केल के शवों को देखा। जब उसने उन्हें देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वे दोनों रैंक 2 कोर इवॉल्वर थे और इवान उन्हें अपने शैडो अनडेड में बदलने के लिए स्पष्ट रूप से उत्साहित था। जैसे ही इवान उन्हें शैडो अनडेड में बदलने के बारे में सोच रहा था, उसने कुछ देखा और उसका भाव बदल गया। इस आदमी का सोल ऑर्ब कहाँ है? इवान ने मेलार्ड की ओर देखते हुए भौहें से कुढ़ीं, जो मध्य स्तर का रैंक 2 कोर इवॉल्वर था। सोल एब्जॉर्प्शन स्किल की वजह से इवान मृत लोगों की आत्माओं को देख सकता था, लेकिन मेलार्ड के ऊपर कोई सोल ऑर्ब तैरता हुआ नहीं था। जैसे ही इवान भ्रमित हो रहा था, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसका भाव बदसूरत हो गया। उसने मेलार्ड पर शैडो रिस्ट्रेक्शन स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश की और जिस क्षण उसने उस पर शैडो रिस्ट्रेक्शन स्किल का इस्तेमाल किया, उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन चमक उठी। इस लक्ष्य पर छाया पुनरुत्थान का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि लक्ष्य की आत्मा पहले ही आपके द्वारा अवशोषित कर ली गई है। जैसा कि अपेक्षित था, इवान ने अंदर से आह भरी और अपना सिर हिलाया। तो मैं उसे छाया मरे हुए में नहीं बदल सकता क्योंकि उसकी आत्मा सोल हार्वेस्ट के प्रभाव में मेरे द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। इवान ने दूसरे शीर्ष रैंक 1 कोर इवॉल्वर के शरीर को देखा, जो सबसे पहले मरने वाला था, और उसने देखा कि उसका सोल ऑर्ब भी गायब था। जब इवान ने उसे मार डाला तो उसकी आत्मा भी रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट प्रभाव के तहत उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और उसकी चपलता 3 अंकों से बढ़ गई थी। इवान थोड़ा निराश था कि वह मध्य स्तर रैंक 2 कोर इवॉल्वर को अपने शैडो मरे हुए में नहीं बदल सका, लेकिन जैसे ही उसने केल के मृत शरीर को देखा, उसकी निराशा जल्द ही गायब हो गई। यह अच्छा है कि रीपर के क्रोध कौशल का सोल हार्वेस्ट प्रभाव तब ट्रिगर नहीं हुआ जब मैंने उसे मार डाला, इवान ने मन ही मन कहा और गहरी सांस ली। केल के अलावा अभी भी एक शुरुआती स्तर रैंक 1 कोर इवॉल्वर और 3 एस रैंकर्स के शव थे। इवान जानता था कि जिस क्षण वह एस रैंकर्स को शैडो अनडेड में बदलेगा, ग्रोथ लिंक कौशल के प्रभाव में वे तुरंत रैंक 1 कोर इवॉल्वर के शुरुआती स्तर पर पहुंच जाएंगे। मैं एस रैंकर्स को बाद में शैडो अनडेड में बदल दूंगा, इवान ने सोचा, सीडर को देखते हुए जो अभी भी पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर के शैडो अनडेड को देख रहा था। ऐसा नहीं था कि इवान सीडर पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन ग्रोथ लिंक कौशल के बारे में बात बहुत ही बेतुकी थी और वह इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। ये सोचते हुए इवान ने 3 एस रैंकर्स के शवों को अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। इवान को एस रैंकर्स के शवों को रखते हुए देखकर सीडर ने नए बनाए गए पीक रैंक 1 शैडो अनडेड को देखना बंद कर दिया और उसे असमंजस में देखा। नेक्रोमेंसरों को अपने कई कौशलों का उपयोग करने के लिए मृत शरीरों की आवश्यकता होती है, इसलिए
इवान ने सीड की उलझन भरी नज़र को देखकर अपने कंधों को सिकोड़ते हुए कहा। ओह, सीड ने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं पूछा। एस रैंकर्स के शवों को हटाने के बाद इवान ने शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर इवॉल्वर के शरीर को देखा और शैडो रिजरेक्शन का इस्तेमाल किया। इस बार शैडो रिजरेक्शन अपने पहले प्रयास में सफल रहा और शुरुआती स्तर के रैंक 1 कोर इवॉल्वर का शैडो अनडेड जल्द ही इवान और सीड के सामने आ गया। हालांकि सीड ने पहले ही देख लिया था कि इवान ने पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर का शैडो अनडेड कैसे बनाया, फिर भी जब उसने एक और रैंक 1 अनडेड देखा तो वह दंग रह गया। इवान ने सीड के हैरान करने वाले रूप की परवाह नहीं की और उसकी नज़र आखिरकार केल के शरीर पर पड़ी। बिना और समय बर्बाद किए इवान ने उस पर अपना शैडो रिजरेक्शन कौशल इस्तेमाल किया। जैसे ही इवान ने केल पर शैडो रिसर्जेक्शन कौशल का इस्तेमाल किया, एक काली आभा ने आसपास के वातावरण को ढक लिया। इवान के अंदर की आदिम छाया ऊर्जा हिल गई और केल का शरीर हिलने लगा। इवान ने अपने चेहरे पर उत्साह भरी नज़र से सब कुछ देखा क्योंकि वह अपना पहला रैंक 2 शैडो अनडेड पाने वाला था। जैसे ही इवान उत्साहित हो रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने एक अधिसूचना चमक उठी और इवान का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ये कैसे संभव है? उसने अपने सामने अधिसूचना को देखते हुए चौंकते हुए आवाज में कहा। अध्याय 739 एल्फ डेमन एल्थारॉन भाग 3। एक एस रैंक गिद्ध जैसा राक्षस अपने नाश्ते के लिए शिकार की तलाश में आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था जब दो प्रकाश की धारियां, एक भूरी और एक काली, उसके पास आईं। अपनी ओर आ रही प्रकाश की धारियों को देखकर गिद्ध के शरीर का सारा फर खड़ा हो गया और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, प्रकाश की धारियों द्वारा लाए गए भारी वायु दबाव के कारण उसका शरीर खून के धुंध में बदल गया। गिद्ध के फटने के बाद भी प्रकाश की दो धारियां नहीं रुकीं और हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती रहीं। सीड ने इवान को देखा, जो उसके बगल में उड़ रहा था, और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसे क्या हो गया है? उसने इवान को देखते हुए सोचा, जिसके चेहरे पर खोई हुई अभिव्यक्ति थी। हालांकि सीड भ्रमित था, उसने कुछ नहीं पूछा और वे दोनों स्टार सिटी की ओर उड़ते रहे। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? इवान ने अंदर से चिल्लाते हुए उस नोटिफिकेशन को देखा जो उसे तब मिला था जब उसने केल को शैडो अनडेड में बदलने की कोशिश की थी। इस लक्ष्य पर शैडो रिजरेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि लक्ष्य का स्तर आपसे 2 स्तर से ज्यादा ऊपर है। जब इवान अरोड़ा वर्ल्ड में था तो उसके कोर की रैंक इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जहां उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को उसकी कम रैंक के कारण शैडो अनडेड में नहीं बदल पाने की चिंता करनी पड़े। इस वजह से वह अपने शैडो रिजरेक्शन कौशल के प्रतिबंध के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। शैडो रिजरेक्शन, आप शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करके लाश से शैडो अनडेड बना सकते हैं। शैडो अनडेड का स्तर उस लाश के समान होगा जिससे इसे बनाया गया था। आप इस कौशल का इस्तेमाल उन लाशों पर कर सकते हैं जो आपसे 2 स्तर ऊपर हैं। शैडो रिजरेक्शन के विफल होने की संभावना लक्ष्य की ताकत और उसके शरीर की स्थिति के आधार पर बढ़ जाती है। यदि कोई शैडो अनडेड नष्ट हो जाता है तो आप उसे मैना का उपयोग करके फिर से बुला सकते हैं। शैडो रिसर्जेक्शन कौशल के विवरण के अनुसार इवान उन लोगों पर कौशल का उपयोग नहीं कर सकता जो उससे 2 स्तर से अधिक ऊपर हैं। केल एक पीक रैंक 2 कोर इवॉल्वर था, उससे 5 पूरे स्तर ऊपर। मध्य स्तर रैंक 1, पीक स्तर रैंक 1, शुरुआती स्तर रैंक 2, मध्य स्तर रैंक 2, पीक स्तर रैंक 2। अपने वर्तमान स्तर के अनुसार यदि वह केल को एक शैडो अनडेड में बदलना चाहता है तो उसे कम से कम एक बिगिनर स्तर रैंक 2 कोर इवॉल्वर बनना होगा। वास्तव में इवान समझ सकता है कि एक कौशल क्या कर सकता है, इसकी हमेशा एक सीमा होती है, और यह पहले से ही काफ़ी बेतुका है कि वह शैडो रिसर्जेक्शन कौशल का उपयोग करके हजारों अमर अनडेड बना सकता है जो उससे 2 स्तर ऊपर हो सकते हैं। इसके अलावा उसे बस एक बार अपने कोर की रैंक बढ़ानी होगी, और एक बार जब वह एक मध्य स्तर रैंक 1 कोर इवॉल्वर बन जाता है तो वह शुरुआती स्तर रैंक 2 शैडो अनडेड बनाने में सक्षम होगा। अपने टूटे हुए अधिकार, कौशल और अत्यधिक शक्तिशाली कोर के साथ उसे यकीन था कि एक बार जब वह मध्य स्तर का रैंक 1 कोर इवॉल्वर बन गया तो शीर्ष रैंक 2 कोर इवॉल्वर का समूह भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर सवाल ये था कि इवान ने ये जानने के बाद अपने चेहरे पर भाव क्यों खो दिए कि वह केल को शैडो अनडेड में नहीं बदल सकता। इवान के चेहरे पर यह खोई हुई मुस्कान थी कि वह केवल उन लोगों को ही शैडो अनडेड में बदल सकता है जो उससे अधिकतम 2 स्तर ऊपर हैं। इसका कारण एशर था। अगर शैडो रिसर्जेक्शन केवल उन लोगों पर काम करता है जो मुझसे अधिकतम 2 स्तर ऊपर हैं, तो मैं एशर को शैडो अनडेड में कैसे बदल सकता हूँ? इवान अंदर ही अंदर रोया। उसे लगा कि उसके शैडो रिसर्जेक्शन कौशल में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। इवान ने एशर को तब शैडो अनडेड में बदल दिया था जब वह अरोड़ा वर्ल्ड में था। उस समय वह केवल एक एस रैंकर था। चूंकि वह एस रैंक का था, इसलिए उस समय वह जो उच्चतम स्तर का मरे हुए व्यक्ति बना सकता था वह मध्य स्तर का रैंक 1 कोर इवॉल्वर होना चाहिए था। लेकिन अपने कौशल के प्रतिबंध के बावजूद उसने किसी तरह एशर को शैडो अनडेड में सफलतापूर्वक बदल दिया, जो उस समय उससे 3 स्तर ऊपर था। मैं एशर को शैडो अनडेड में सफलतापूर्वक कैसे बदल पाया, जबकि यह असंभव होना चाहिए था?
ये वह सवाल था जो इस पूरे समय इवान के दिमाग में घूम रहा था और यही कारण था कि उसके चेहरे पर एक खोया हुआ भाव था। उसने शैडो रिसर्जेक्शन कौशल के विवरण की भी कई बार जांच की कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन कौशल में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी और इसके विवरण अभी भी वही थे। आशेर, हुह, इवान ने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वह इस सवाल का जवाब पा लेता तो वह अपने बारे में कई रहस्यों को सुलझा पाता। अगर यह एहसास न होता तो वह इस मामले के बारे में सोचना बंद कर देता। क्या मुझे बिगिनर लेवल रैंक 2 कोर इवॉल्वर पर शैडो रिसर्जेक्शन स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए? इवान ने अपने चेहरे पर सोच विचार करते हुए खुद से कहा। बिगिनर लेवल रैंक 2 कोर इवॉल्वर उससे 3 लेवल ऊपर है, आशेर के समान जो उस समय उससे 3 लेवल ऊपर था। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, इवान को लगा कि उसके सफल होने की संभावना बहुत कम है। इस लक्ष्य पर शैडो रिसर्जेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि लक्ष्य का स्तर आपसे 2 लेवल से ज्यादा ऊपर है। उसने उस नोटिफिकेशन को देखा जो उसे तब मिला था जब उसने केल को शैडो अनडेड में बदलने की कोशिश की थी। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह केल को छाया मरे हुए में नहीं बदल सकता था क्योंकि केल उससे 2 स्तर से अधिक ऊपर था, जिसका अर्थ है कि यह असंभव है कि वह उन लोगों को छाया मरे हुए में बदल सके जो उससे 3 स्तर ऊपर हैं। अरे आशेर, आखिर क्या कारण था कि मैं तुम्हें छाया मरे हुए में बदल पाया? इवान ने शाप दिया और आशेर को देखा जो उसके छाया भंडार में था। जैसे ही इवान ने आशेर को देखा, अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसकी आंखें कांप उठीं। मुझे मत बताओ, इवान ने धीमी आवाज में कहा जब उसने आशेर को देखा जो उसके छाया भंडार में था। अवचेतन रूप से उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां अपने आप चली गईं और उसने एलिसिया को देखा जो एक सच्चे जुआरी की तरह एलुसिया और अन्य लोगों के साथ ताश खेल रही थी और उसकी सांसें भारी हो गईं। कल ही वह सोच रहा था कि वह एलिसिया को एक छाया मरे हुए में कैसे बदल सकता है, जबकि वह सिर्फ एक सार क्लोन थी और अब वह एक और सवाल का सामना कर रहा है कि वह एशर को उनके रैंक में अंतर के बावजूद एक छाया मरे हुए में कैसे बदल सकता है। जब इवान कल एलिसिया के मामले के बारे में सोच रहा था तो उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह कुछ महत्वपूर्ण याद कर रहा है। हालांकि वह जानता था कि उसकी छाया ऊर्जा में आत्मा की वैचारिक ऊर्जा मिश्रित थी, फिर भी उसे लगा कि एक और कारण था कि वह उस समय एलिसिया को एक छाया मरे हुए में सफलतापूर्वक बदलने में सक्षम था। एलिसिया जो एक योगिनी थी और एशर जो एक दानव था को देखते हुए इवान का दिमाग घूम गया और उसने खुद को देखा। उसकी शक्ल को देखते हुए जो एक योगिनी के समान थी और उसके चारों ओर की आभा जो एक दानव जैसी थी, इवान की आंखें अचानक कांप उठीं। योगिनी, दानव, एल्थारॉन। अध्याय 740 स्टार सिटी। एल्फ, डेमन, एल्थारॉन। इवान के बोलते ही उसे लगा कि उसने कुछ खोज लिया है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने रहस्योद्घाटन का सार समझ पाता, प्रेरणा की वह चमक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे कि यह विचार उसके दिमाग में अभी कुछ पल पहले ही स्पष्ट था, लेकिन अब ये पूरी तरह से उसके दिमाग से निकल गया। इवान ने भौहें सिकोड़ी और उस रहस्योद्घाटन को याद करने की कोशिश की जो उसके दिमाग में तब आया था जब वह एल्थारॉन, एल्व्स और डेमन के बीच के संबंध पर विचार कर रहा था। उसने एशर के मुद्दे के बारे में सोचना भी बंद कर दिया और क्यों वह उसे शैडो अनडेड में बदलने में सक्षम था। इसके बजाय उसका पूरा ध्यान उस रहस्योद्घाटन को याद करने की कोशिश में चला गया जो अभी कुछ पल पहले उसके दिमाग में आया था। हालांकि कुछ घंटों तक इसके बारे में सोचने के बावजूद वह अभी भी उस बात को याद करने में विफल रहा जो उसके दिमाग से निकल गई थी। हम स्टार सिटी पहुंचने वाले हैं। जब इवान अपने विचारों में खोया हुआ था तो उसने अचानक सीढ़ी की आवाज सुनी और आखिरकार ट्रांस से बाहर आ गया। जब इवान ट्रांस से बाहर आया तो वह किसी कारण से हल्का सिरदर्द महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी कनपटियों को रगड़ा और पाया कि दोपहर होने वाली थी और वे 8 घंटे से अधिक समय से उड़ान भर रहे थे। अरे, मैं 8 घंटे से अधिक समय से एक ही बात सोच रहा था, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। इवान चौंक गया क्योंकि उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसे हल्का सिर दर्द क्यों हो रहा था। क्या तुम ठीक हो? सीड ने इवान के चेहरे पर भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इन 8 घंटों के दौरान उसने उससे कई बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने देखा कि इवान विचारों में खोया हुआ था और वह जो कह रहा था उसे सुन नहीं रहा था। सीड की बात सुनकर इवान को एहसास हुआ कि वह पिछले 8 घंटों से एक मंदबुद्धि की तरह व्यवहार कर रहा था, इसलिए वह अजीब तरह से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मैं बस कुछ सोच रहा था, उसने कहा और विषय बदल दिया। वैसे हमें स्टार सिटी पहुंचने में कितना समय लगेगा? इवान की आवाज़ सुनकर सीड का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने अपने सामने की ओर इशारा किया। बस अपने सामने देखो और तुम्हें शहर की रूपरेखा दिखाई देनी चाहिए। सीड की आवाज़ सुनकर इवान दंग रह गया और उसने जल्दी से अपने सामने की ओर देखा। जब उसने देखा तो इवान को क्षितिज तक फैले एक विशाल शहर की रूपरेखा दिखाई दी। वह अभी भी शहर से कुछ 1000 किलोमीटर दूर था, लेकिन वह अभी भी बादलों तक पहुंचती ऊंची इमारतों को देख सकता था और शहर से निकलने वाली राजसी आभा को महसूस कर सकता था। स्टार सिटी यूटोपिया की शीर्ष ताकतों द्वारा बनाया गया एक तटस्थ शहर है।
डार्क फॉरेस्ट के संसाधनों का उचित प्रबंधन करने के लिए शीर्ष ताकतों द्वारा इस शहर की स्थापना संयुक्त रूप से की गई थी। अधिकांश लोग डार्क फॉरेस्ट से संसाधन इकट्ठा करने के बाद उन्हें अपनी ज़रूरत की किसी चीज़ के लिए व्यापार करने या उन्हें बेचने के लिए यहाँ आते हैं, सीड ने इवान को शहर की ओर उड़ते हुए समझाया। तुम्हारा मतलब है कि स्टार सिटी में कोई निरंकुश शासक नहीं है? हाँ, अन्य राज्यों और साम्राज्यों के शहरों के विपरीत स्टार सिटी एक ऐसी जगह है जिसे यूटोपिया की कई ताकतों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है, इसलिए यहाँ चीज़ें खरीदना काफ़ी आसान है। कोई भी आपकी जाति या आपके दिखने के बारे में परवाह नहीं करेगा क्योंकि यह शहर हमेशा अलग अलग जातियों के लोगों से भरा रहता है। मैं समझ गया। इवान ने सीडे की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और समझ गया कि वह कहीं और जाने के बजाय यहाँ क्यों आया है, जबकि वे एशले द्वारा बनाई गई टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग का उपयोग करके यूटोपिया में कहीं भी जा सकते थे। स्टार सिटी में कोई भी उसके और सीडे के बारे में परवाह नहीं करेगा क्योंकि यूटोपिया के सभी हिस्सों से यहाँ हमेशा नए लोग आते रहते हैं। लेकिन अगर वे दोनों किसी ऐसे शहर में जाते हैं जो किसी विशिष्ट राज्य या साम्राज्य के शासन के अधीन है, तो संभावना है कि वे कुछ अवांछित ध्यान आकर्षित करेंगे। सीड अपनी वर्तमान स्थिति में आखिरी चीज़ जो चाहता है वह अवांछित ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि यह न केवल उसके लिए बल्कि ड्रेड्स के लिए भी खतरनाक होगा। हालांकि हजारों साल हो गए हैं, ड्रेड्स और एल्व्स के बीच युद्ध अभी भी जारी है और एल्व्स का पक्ष जीतने के लिए कई लोग ड्रेड्स के ठिकाने को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी अपना रूप बदलना चाहिए, सीड ने अचानक इवान को एक मुखौटा देते हुए कहा। इवान ने सीड की बात सुनकर भौहें उठाईं, लेकिन वह जल्दी से समझ गया कि वह उसे अपना रूप बदलने के लिए क्यों कह रहा था। हालांकि स्टार सिटी में सुरक्षा बहुत अच्छी है और कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि यूटोपिया की शीर्ष ताकतों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित जगह में परेशानी पैदा करे, फिर भी सावधानी बरतना बेहतर है, खासकर जब से आप आधे एल्फ की तरह दिखते हैं, सीड ने शांत स्वर में कहा। इवान ने सीड की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और मुखौटा पहन लिया। जिस क्षण इवान ने मुखौटा पहना, उसका रूप और आभा बदलने लगी। कुछ ही सेकंड में सीड की तरह वह भी कंधे तक लंबे बालों वाले भूरे रंग के एल्फ में बदल गया। उसके चारों ओर की राक्षसी आभा भी बदल गई, अब वह एल्फ की प्राकृतिक आभा के करीब थी। इवान को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसकी आभा और रूप बदल गया तो वह काफ़ी असहज महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ इस तथ्य से असंतुष्ट था कि उसने अपना रूप बदल लिया था। कुछ मिनटों के बाद इवान और सीड आखिरकार शहर के गेट के सामने पहुंच गए और ज़मीन पर उतर गए। उतरने के बाद इवान ने शहर के गेट के सामने चांदी के कवच में 2 गार्ड खड़े देखे। मिड लेवल रैंक 2। जब उसने देखा कि बाहर खड़े गार्ड भी मिड लेवल रैंक 2 को रिवॉल्वर थे तो उसने भौहें उठाईं। चलो चलते हैं, सीड ने इवान से कहा और गार्ड की ओर बढ़ गया। वह उनके स्तर से आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि वह उनके बारे में पहले से ही जानता था। शहर में प्रवेश करने के लिए सीड ने 10 मध्यम स्तर के सार पत्थर चुकाए, 5 उसके लिए और 5 इवान के लिए। जब इवान ने सीड को 10 सार पत्थर चुकाते देखा तो वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। भाड़ में जाओ, स्टार सिटी का प्रबंधन करने वाले लोग शहर में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों से प्रवेश शुल्क वसूलने में ही पैसे में डूबे होंगे। आप लोग प्रवेश कर सकते हैं, सीड द्वारा प्रवेश शुल्क चुकाने के बाद एक गार्ड ने कहा और उन्हें शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी। सीड ने इवान की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा था और वे दोनों शहर में प्रवेश कर गए।